आज का अपना पहला टॉपिक है हाउ डज़ द आई वर्क। हमारी आँख काम कैसे करती है। तो देखो बच्चा क्या होता है इस केस में। ठीक है बच्चा, तो हमारी आई जो है वो कैसे काम करती है। जब भी कोई लाइट रे कॉर्निया से एंटर करके प्यूपिल से पास होती हुई हमारी आँख में एंटर करती है, आँख के लेंस के अंदर जो कि कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो वो लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, जिससे रेटिना पे रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, पर अब आप तो कहोगे सर हमें तो हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है ना, उल्टा तो दिखता नहीं है हमें। तो बच्चा क्या होता है, अभी तो लाइट सिर्फ रेटिना पे कन्वर्ज हुई है, तो रेटिना पे कन्वर्ज होने के बाद लाइट ऑप्टिकल नर्व से जब माइंड में चली जाती है तो उस फोटो को सीधा करने का काम ना हमारा माइंड करता है। ठीक है, और वही इतना रैपिडली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। ओके, तो मैं एक बार डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ क्या होता है। कंसीडर करो कि ये हमारी आई है। ओके, और ये है हमारा आई लेंस जो कि कॉन्वेक्स है। तो क्या होता है बच्चा, मान लो कोई रेज आ रही है पैरेलल बड़ी दूर से दिस। ओके, कंसीडर बच्चा ये रे आई है जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, इसके ऊपर इनफाइनाइट से आ रही है। ओके, तो ये क्या करेगा, उसको रेटिना पे कन्वर्ट कर देता है बच्चा। ओके, थोड़ा सा ये फिगर अटपटा हो गया, मैं खुद बना लेता हूँ। क्या करता है बच्चा, ये लाइट की रेज को रेटिना पे कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये हमारा पीछे वाला रेटिना है ना, जो आपको पता ही है, जो स्क्रीन की तरह काम करता है। ओके, तो ऐसे बच्चा काम करती है। या हमारी आंख में जो रे ऑफ लाइट एंटर करेगी कॉर्निया प्यूपिल से होते हुए, जब वो लेंस तक पहुंचेगी तो लेंस उसको रेटिना पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब एक बात है बच्चा जो आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखनी है। वो बात क्या है कि जो हमारी लाइट रे कन्वर्ज हो रही है ना बच्चा, लाइट रे आल से यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ कि यहाँ पे इमेज बन गई है। ओके, तो जो लाइट रे हमारी कन्वर्ज हो रही है, इसको बच्चा पक्का कन्वर्ज होना चाहिए ओनली रेटिना पे। ओके, तो बच्चा जो लाइट रे है उनको मस्ट है कि उन्हें रेटिना पे ही कन्वर्ज होना है, नहीं तो बच्चा हमें पिक्चर साफ नहीं दिखेगी। ठीक है, एट रेटिना ओनली। ओके, अदरवाइज देयर विल बी डिफेक्ट इन द आई, अदरवाइज देयर विल बी डिफेक्ट हो जाएगा बच्चा आई में। मतलब क्या है कि कोई भी जब लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी, ठीक है, और ये पैरेलल किसकी होती है बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अगर आप उसको कंसीडर नहीं कर पा रहे तो देखो यहाँ कहीं ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, उसके पैरेलल आ रही है कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से। ओके, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो जो लाइट रे होगी उसको कन्वर्ट कर देता है रेटिना पे, नहीं तो बच्चा आई में डिफेक्ट हो जाएगा अगर वो उस पर कन्वर्ज नहीं करता है। मतलब कभी मान लो कि वो लाइट रे को ऐसे ना करके, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, कंसीडर ये आई है हमारी बच्चा। ठीक है, और यहाँ कहीं से रे ऑफ लाइट आई है और उसने इसको यहाँ पे कन्वर्ज ना करके पहले कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, तो डिफेक्ट माना जाएगा। या फिर उसने पीछे कन्वर्ज कर दिया उसको, और जहाँ पे करना चाहिए था वहाँ नहीं करा है। ओके, तो ये भी डिफेक्ट होगा। तो उसको इसी पॉइंट पे या फिर इसी रेटिना पे उसको क्या करनी चाहिए, लाइट रे कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है,
आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि आई में डिफेक्ट हो गया है। ओके, आपको याद रखना है, हमेशा रेटिना पे ही कन्वर्ज करनी चाहिए लाइट की रे जो आती है। ओके, ओके। अब बच्चा हमने क्या देखा कि जो लाइट रे है वो कन्वर्ज हो चुकी है रेटिना पे। ओके, इसके बाद क्या होगा बच्चा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्या होने वाला है। इसके बाद जो रेटिना है उसके पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड कोन सेल्स होते हैं, जिसको हम लाइट सेंसिटिव सेल्स भी कहते हैं। तो होता क्या है, जब लाइट उन पे पड़ती है ना, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो उन्हें ऑप्टिकल सिग्नल मिला है उसी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो कहाँ भेज देते हैं, ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब बच्चा रेटिना पे तो कैसी इमेज बनी थी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। पर जब वो ब्रेन में जाते हैं सिग्नल्स हमारे, तो जो ऑब्जर्वर होता है वो देख पाता है एक्चुअल साइज्ड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चा, क्योंकि जो ब्रेन होता है हमारा वो किसी भी चीज़ को सीधा कर देता है, मतलब जो भी उसको सिग्नल मिला है उसको अच्छा अपने तरीके से मैनिपुलेट करके उसको हमें सीधा दिखा देता है, जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है, हालांकि उसकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड बन रही थी पर रेटिना पे, पर वो हमारे माइंड में जाके फुली एकदम जितने साइज का होता है उतने साइज की बन जाती है इमेज। ठीक है, और उल्टा मतलब रेटिना पे तो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी पर यहाँ पे हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। ओके, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ओके, तो बच्चा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहली क्या है, हम पढ़ेंगे फार पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो बच्चा फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ तक हमारी आई देख सकती है। जितना दूर तक हम देख पाएंगे वही हमारा फार पॉइंट होगा। जैसे हम मून को भी देखते हैं, हम अगर समुंदर को देखेंगे तो हमें आगे जाके समुंदर और आसमान एक जैसे मिलने लगते जग जाते मतलब दिखने लग जाते हैं वो मिलते हुए। तो वो दूर का पॉइंट जहाँ तक ह्यूमन आई देख पाए वो क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट। हम राइटिंग इट, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच, जहाँ तक बच्चा कोई भी आँख जो है वो देख पाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, तो आपको पता है बच्चा किसी भी नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या हो सकता है, फॉर नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी होता है बच्चा, जो एक नॉर्मल आई होती है वो इन्फाइनाइट तक दिख सकती है। ओके, मतलब आई के हिसाब से वो जो डिस्टेंस होगा उसको इन्फाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चा वो है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट क्या होता है बच्चा, आँख के लिए ही होते हैं ये पॉइंट्स। ओके, सो द क्लोजेस्ट पॉइंट। ठीक है, या फिर हम इसके लिए नियरेस्ट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द क्लोजेस्ट और द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली। ओके, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चा, इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। ओके, या फिर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, और आपको पता है बच्चा द नियर पॉइंट फॉर हेल्दी नॉर्मल आई। ठीक है बच्चा, जो हेल्दी नॉर्मल आई होती है, ठीक है, किसकी, अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन बनता है ये, द नियर पॉइंट फॉर अ हेल्दी नॉर्मल आई ऑफ एन एडल्ट लाइज अबाउट, कितना होता है आपको पता है, 25 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको याद रखना है बच्चा।
थर्ड है बच्चा हमारा, बस ये थर्ड लास्ट पॉइंट है जो हमें ऐसे पढ़ना है अलग से, दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस, कैपिटल कर लेते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है बच्चा, इसमें ना वर्ड्स आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तो आप इस चीज़ को समझ लोगे। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बच्चा लीस्ट डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि छोटे से छोटा डिस्टेंस, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब जो डिस्टिंक्ट विजन आया ना, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हुआ है हर एक लोगों के लिए। ठीक है, सब लोगों के लिए, समझ रहे हो, सब लोगों के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। तो ये वो डिस्टेंस होता है जहाँ तक कोई भी देख पा रहा है। ठीक है, वो कम से कम डिस्टेंस जहाँ तक कोई आदमी ढंग से देख पाएगा, उसको बोलते हैं ये। ठीक है, पर वही जनरल या नॉर्मल, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में डिफरेंस समझो बस आप। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, पर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। हालांकि नियर पॉइंट तो नॉर्मल है, ये सिर्फ एक वर्ड है कि ह्यूमन आई जो है 25 सेंटीमीटर से पहले का नहीं देख पाती है। ठीक है, देखेगी तो उसको ब्लर कर देगी, उसकी इमेज नहीं बना पाएगी। ओके, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में क्या होता है, मान लो किसी को 25 सेंटीमीटर तक ना दिखता हो, किसी को 50 सेंटीमीटर से तक भी ना दिखता हो, है ना, किसी को अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर के बाद है तो उसको क्लियर दिखता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वो होता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम, ये सेम नहीं है नियर पॉइंट की तरह, उससे अलग है वैसा वैसा ही। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी अलसे स्ट्रेन। ठीक है, बिना किसी खींचातानी के या कुछ भी समझ लो, बिना किसी खिंचाव के, बिना कोई जोर पड़े, वो जब देख लेती है। अगर आप पास की चीज़ को देखोगे तो आपके माथे पे जोर पड़ता है, आपको कुछ पता चलेगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, ये वो होता है बच्चा। ठीक है, तो आपको पता है ना। एक चीज़ और देखो बच्चा, इसी के बारे में मैं एक बात और बताता हूँ आपको। यहाँ नहीं लिख सकते क्या भैया? ओके, अगर हमें छोटा लिखना है थोड़ा सा तो अब लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो एक बात और समझो बच्चा, मैं अलग से वर्ड्स में लिख देता हूँ। दस इट इज़ द difference between the near point near point of eye and 25 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब बच्चा इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो जो मैंने रेड लाइन में लिखी है, कि ये वही डिफरेंस होता है जो डिफरेंस हमारा नियर पॉइंट और आई में नियर पॉइंट ऑफ आई और 25 सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, वही हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। इसको एकदम डायग्रामेटिकली समझो बच्चा। ठीक है, डायग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, देखो मान लो बच्चा कोई बंदा है, उसकी आँख यहाँ पे है। ओके, दिस इज हिज आई। ओके, कंसीडर इट, ये आई है, और ये हमारा नॉर्मल डिफरेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस है नियर पॉइंट, जो कि कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ब्लैक वाले निशान पे है, ओके, तो अगर इससे अंदर का आई को नहीं दिखेगा, ठीक है, इससे अंदर का आई को नहीं दिखेगा, आई पे जोर पड़ेगा या वो ब्लर इमेज बनाएगी। ओके,
पर एक ये तो हो गया नियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है, कि जनरल बात है कि सबके लिए कॉमन होता है। पर क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों का जो नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मान लो किसी आदमी को, वो बूढ़ा हो गया है 50 साल का, और उसको इससे पहले का नहीं दिखता, ठीक है, इससे पहले का नहीं दिखता है, ओके। तो हम कह देंगे कि भाई ये हो जाएगा आलसी, ये 40 हो गया, ठीक है। तो अब उस बंदे के लिए जो नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, हाँ ठीक है, समझे, तो उस आदमी को 40 सेंटीमीटर से अंदर का नहीं दिखेगा, तो उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, समझे। इस आप बात को आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो था बच्चा नियर पॉइंट आई और 25 सेंटीमीटर में, ये डिफरेंस होता है इनका, नियर पॉइंट ऑफ आई और 25 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। तो मतलब जो डिफरेंस आएगा ना उसको आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। मतलब ये तो 25 सेंटीमीटर हो गया है, तो इसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा वो 15 सेंटीमीटर बढ़ गया है, ठीक है। तो वो बताएंगे हम इसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। गॉट इट। अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो आप अपना। तो बच्चा हमने अकोमोडेट पढ़ा था ना, कि जो हमने पढ़ा था कि आई लेंस अकोमोडेट कर सकता है ना। अकोमोडेट करने का क्या मतलब है, कि वो अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा और घटा दोनों सकता है ना। तो बच्चा आई लेंस की इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। आई लेंस की एक एबिलिटी होती है कि वो अकोमोडेट कर सकता है, दैट्स इट। मैं आपको बता देता हूँ बच्चा ये क्या होता है। देखो, क्या होता है बच्चा, ये एबिलिटी होती है ऑफ आई लेंस टू, अभी हमने पढ़ा ना, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ। हमारा जो आई लेंस है वो अपने आप ही खुद की फोकल लेंथ को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, और इसी जो उसका फीचर है या प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, उसकी एबिलिटी है, इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ओके, या फिर आई, इंक्रीज और डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ, ओके। और ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, with the help of ciliary muscles, ओके। सो बच्चा कोई भी जो नॉर्मल आई है ना, वो पास के और दोनों के ऑब्जेक्ट दोनों को देख सकती है ना। फॉर अ क्लियर विजन द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मस्ट फॉल्स ऑन द रेटिना, मैंने आपको बताया ना बच्चा। देखो, जो हमारी आँख है, जो हमारी आँख है बच्चा, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो ऐसे रे छोड़ेगा और हमारी आई क्या करेगी, उसको रेटिना पे फोकस कर देगी, है ना, इमेज बन जाएगी। और इसके अलावा बच्चा अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है ना, तो वो यहाँ पे रे छोड़ेगा, यहाँ पे रे छोड़ेगा, और ये फिर से उसको रेटिना पे कन्वर्ट कर देगी। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। अब बच्चा आप एक बात देखो, यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, क्या हम इसको वी नहीं कहेंगे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द लेंस, बिल्कुल आपको याद होगा। अच्छा, ये क्या है, ये यू है, और ये क्या है, ये भी एक और यू है, इसको u2 मान लो, इसको u1 मान लो। तो बच्चा क्या हो रहा है, देखो बार बार u बदल रहा है पर v तो हर बार सेम रहेगा,
लेंस थोड़ी आगे पीछे कर लेगा आँख में से खुद को, आगे पीछे हो जाता हूँ चलो भाई सही हो जाएगा, फिर नहीं। ठीक है, हर केस में v तो सेम रह रहा है पर u1 u2 बदल रहा है, तो लेंस को कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हर सारी की सारी इमेज को वो रेटिना पे बना पाएगा। हाँ, अगर रेटिना पे नहीं बनाएगा तो डिफेक्ट आ जाएगा, फिर तो फंस गए तो बीच में। ठीक है, तो इसलिए वो अकोमोडेट करता है। अकोमोडेट मतलब अपनी फोकल लेंथ को कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है। अभी बता रहा हूँ कैसे करता है। देखो बच्चा, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, चलो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सीन पता है क्या होता है? डायरेक्टली और इन्वर्सली, सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, हालांकि इसको डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। जिसको इसका सीन पता है, तो हमने क्या देखा बच्चा कि u बार बार बदल रहा है पर v हमेशा सेम रह रहा है ना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यही होता है ना। हमने v को तो फिक्स कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू फिक्स हो जाएगी बच्चा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। इस पर तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चा जैसे जैसे हम u को बदलेंगे वैसे वैसे उस लेंस की क्या चेंज होती रहेगी? फोकल लेंथ। समझ रहे हो? वैसे डायरेक्ट सिनेरियो है, इस बात को समझो। हमने v को तो फिक्स कर दिया है बच्चा। ठीक है, जैसे जैसे u चेंज होगा वैसे वैसे फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, तभी तो एक्सप्रेशन काम में आएगा, है ना। जैसे जैसे u चेंज होगा वैसे वैसे f चेंज होगा। और जो लेंस है, देखो हमारे लेंस के कंट्रोल में क्या है? क्या u लेंस के कंट्रोल में है? नहीं है भाई। v लेंस के कंट्रोल में है? नहीं है, वो तो पहले ही भगवान ने फिक्स करके दिया है उसको। ठीक है, पर f लेंस के कंट्रोल में है ना। वो कहेगा भाई देख फोकल लेंथ को मैं मैनेज कर लूँगा जैसे तैसे करके। ठीक है, तू u को देख लियो, v तो फिक्स है ही अपना। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, अगर u बदलेगा तो v भी बदलेगा। और पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन यही तो होता है कि एबिलिटी ऑफ लेंस की वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाए, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, दैट वाज इट बच्चा, इतना ही था इसके अंदर, पावर ऑफ अकोमोडेशन के टॉपिक के अंदर। ओके, बस आपको मैं ये बताना चाहता था कि फोकल लेंथ क्यों बदल देता है बार बार। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा हम? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हमने देखा ना अलग अलग केस के लिए अलग अलग सिनेरियोज के लिए अलग अलग चीज़ें हो रही थी, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट पास हो कोई ऑब्जेक्ट दूर हो। ठीक है, तो बच्चा अब इन्हीं दो टॉपिक्स को हम थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं। अब हम दो केस लेंगे। ठीक है, एक में हम u को फिक्स कर देंगे, एक में u को दूर रखेंगे, एक में u को पास रखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आई लेंस कैसे उस पर रिएक्ट करता है। ओके ओके बच्चा, इस पर कुछ पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ थ्योरी लिखने के लिए। ओके, लेट मी सी कि हमें कितना पार्ट चाहिए। दिस वन। ओके, इतना बहुत है। लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, अब बच्चा यहाँ पे दो केस बनते हैं। ठीक है, मैं दोनों केस ले लेता हूँ। केस वन क्या होगा बच्चा? when I is focused at distant object। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो हमारी आँख है, सॉरी वो जो काफ़ी दूर है ऑब्जेक्ट उन पे फोकस्ड है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, दैट्स इट। तो बच्चा अब क्या है, हमारी जो आई है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस्ड है, तो क्या होगा देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, आपको पता होना चाहिए। एक तो है लेंस ये बहुत मोटा, एक है लेंस बहुत पतला।
और पतला कर लेते हैं इसको। आप मुझे एक बात बताओ, फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो बच्चा हमने ये देखा ना कि कैसे जो आई लेंस मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और जो आई लेंस पतला होगा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। ओके, तो फर्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंट, सॉरी व्हेन आई इज फोकस्ड एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब आँख है वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखती है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे मैनेज करती है वो। ठीक है, देखो बच्चा, ये हमारी प्यारी आँख है। ओके, तो मान लो ये लेंस है, आई का लेंस है। ठीक है, तो जब बच्चा ये दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देखेगी, कंसीडर दिस एज, ओके, अरे भाई ये चाहिए डार्क चाहिए। ओके, मान लो बच्चा जब ये दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, तो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको सही बना लूँ। ठीक है, ओके, तो मान लो बच्चा कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर पड़ा है इन्फिनिटी के आसपास। ठीक है, तो हमारा आई लेंस जब उसको देखेगा तो अपनी थिकनेस को कम कर लेगा। ठीक है, अगर उसने अपनी थिकनेस को कम कर लिया तो आप समझ पा रहे हो ना कि फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली एडजस्ट हो जाएगी। तो जब भी जो हमारा आई लेंस है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है तो अपने आप को पतला कर लेता है, अपने आप को थिन कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है और फिर ये इमेजेस जो हैं वो रेटिना पे जाके फोकस हो जाती हैं ऐसे। ओके, तो ये फाइनली जाके यहाँ पे फोकस हो जाएगी और यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ओके, पर बच्चा नियर ऑब्जेक्ट के केस में क्या करेगा? नियर ऑब्जेक्ट के केस में केस 2 ले लेते हैं, या मुझे थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो केस 2 थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, हाँ इनफ है। ओके, केस 2, केस 2 में क्या होगा बच्चा? इन केस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, जब जो आई है हमारे नियर ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो इस केस में क्या होगा आप समझ पा रहे होगे। ये हमारी आई है। ओके, जब ऑब्जेक्ट पास है थोड़ा सा, ठीक है, कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज नियर। ओके, तो इस केस में क्या करती है आई? अपने लेंस की मोटाई को बढ़ा लेती है। देख लो, मैं जान के मोटा लेंस बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगे। ज़्यादा ही मोटा हो गया यार, ऐसे लग रहा है किसी ने मुक्का मार दिया आँख पे। यार मोटा बन जा। ऐसे अब सही है, ठीक है ना बच्चा? देखो आई लेंस काफ़ी मोटा है, तो इस केस में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पास है और ये जब हमारी आँख पे हमारी आँख इसको देखती है, ठीक है, तो हमारा आई लेंस मोटा है बच्चा। ठीक है, हमारा आई लेंस मोटा है ना, तो एक सेकंड और दो बच्चा, ये ठीक है। हमारा आई लेंस मोटा है तो फिर से उसी ऑब्जेक्ट को अपनी थिकनेस को बढ़ा लेता है और ऑब्जेक्ट को यहाँ फिट कर देता है, कहाँ पे? रेटिना पे पॉइंट कर देता है, ताकि जो उसकी इमेज है वो रेटिना पे परफेक्टली बने। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अच्छा बच्चा, आपको एक चीज़ और पता है क्या? कि अगर फोकल लेंथ बढ़ती है तो पावर घट जाती है। पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में? बिल्कुल पढ़ा था। पावर मतलब पावर टू कन्वर्ज और पावर टू डाइवर्ज ऑफ ए लेंस, वो वाली पावर कह रहा हूँ मैं, ना कि पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, तो बच्चा अब आप एक चीज़ देखो, अगर लेंस मोटा है बच्चा, मोटा है लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, है ना? फोकल लेंथ उसकी कम होगी, तो वो अपनी पावर ऑफ कन्वर्जेंस उसके पास ज़्यादा होगी।
तो देखो वो इस एंगल पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं, फोकल लेंथ ज़्यादा है ना, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस कम होती है। तो यहाँ पे जो ये एंगल निकल के आएगा ना, देखो ये बड़े छोटे से एंगल से इसको डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा होता है। आप रिलेट कर पा रहे होगे, देखो इन दोनों लाइंस को और इन दोनों लाइंस को, हालांकि ये स्ट्रेट नहीं है पर फिर भी आप काफ़ी हद तक रिलेट कर पाओगे अगर आपके लास्ट वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं तो। ओके, सो दैट वाज इट बच्चा, आज हम यहीं तक